नहीं आ रही है। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी। हम जो हैं कुछ चीजें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ऑलराइट, ग्रेट, 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 ग्रेट। अच्छा जी, थैंक यू सो मच जी। हमें जो है हमेशा जब हम एग्जाम्स की बात करते हैं और वन पेपर की बात करते हैं, वन पेपर से मुराद मेरी पीपीएससी, वन पेपर से मुराद मेरी एफपीएससी, वन पेपर से मुराद मेरी कमीशन के वो तमाम एग्जाम्स हैं जिनके पास कोई 9 के करीब सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनके लिए आपको इंग्लिश को डिस्कस करना पड़ता है, जिनके लिए आपको उर्दू को, इस्लामिक स्टडीज को, इन तमाम सब्जेक्ट्स को डिस्कस करना पड़ता है। सो इन पेपर्स में एक बड़ा अलमिया ये है कि हमारे एस्पिरेंट जो हैं, हमारे स्टूडेंट जो हैं, कामयाबी तक नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ पे हमारे से मुराद वो तमाम बच्चे हैं जो कि तमाम सजेशंस को पल्ले नहीं बांधते हैं। होता ये है, प्रॉब्लम ये है कि होता नॉर्मली ये है कि बच्चे क्या करते हैं, मार्केट के अंदर जाते हैं, किसी एक किताब को फॉलो करते हैं। आज पेपर है, मान लीजिए लिटरेसी मोबिलाइजर हैं, उसके लिए जो है वो चले गए मार्केट के अंदर जो है। अब वहां पे जो किताबें हैं वो अवेलेबल हो गई। किसी ने कभी नहीं ये सोचा कि एक दिन के अंदर ये बुक कैसे प्रिपेयर होके आपके सामने आ गई। किताबों के बारे में तो कहा जाता है कि ये फास्ट फूड नहीं है, ये जो है वो दूसरा फूड है। ये जो देसी खाने जो हम घर पे बनाते हैं ना, ये वो खाने हैं जिनकी तैयारी पे बड़ा टाइम लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम एक रास्ता वो ऑप्ट कर रहे होते हैं कि जो शायद हमें उस तरह से हेल्प आउट नहीं करता। अब जब वो हमें हेल्प आउट नहीं करता है तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारा पीपीएससी कभी फेल ही पास ही नहीं हो सकता। अब सबसे पहले ये एक चीज याद रखिएगा, पल्ले बांध लीजिएगा, समझ लीजिएगा इसको कि कम्पिटिटिव एग्जाम जो हैं, आप जिस भी लेवल पे हैं तभी आप उसको पास पास करेंगे जब आप 2 स्टेप्स को समझ लेंगे। पहला स्टेप आपका रिटर्न का है, दूसरा स्टेप जो है वो आपका कौन सा है, इंटरव्यू का है। मान लीजिए कि आपने कोई जितनी किताबें थी, कोई 1000, 2000, 3000 एमसीक्यूज क्रैम कर लिए। किसी तरह से क्रैम करने से मुराद ये है कि समझ में नहीं है वो क्या है, लेकिन आपको सारे के सारे उनके आंसर्स का पता है। अब होगा कुछ यूं कि एक जो है वो चेक एंड बैलेंस, पीपीएससी का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो बैलेंस, ये चेक एंड बैलेंस रखता है कि आप अपने इंटरव्यू में जाके स्ट्रक हो जाते हो, आप अपने इंटरव्यू में नहीं निकल पाते हो। अब उस पॉलिसी का क्या फायदा, या उस गाड़ी का क्या फायदा, या उस जंजीर का क्या फायदा, उस पटरी का क्या फायदा जो आपको डेस्टिनेशन पे ना पहुंचा सके। वन पेपर में ऐसे तमाम पेपर्स जो 100 मार्क्स के होते हैं, उनको तैयार करने का तरीकेकार एक होता है। चीजों को याद करो। अब होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है वो 1947 में आजाद हुआ था। अब ये सारी की सारी चीजें तो आपने याद कर ली कि पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ था। ये कोई याद नहीं करेगा कि आजादी किनसे मिलेगी, ये आजाद नहीं, कोई भी नहीं देखेगा। अच्छा, जब आजाद हुआ था तो पहला प्रेसिडेंट कौन बना था, गवर्नर जनरल कौन सा था, पहला जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन सा था, पहले बार हमारे पास मुईशत के जो है वो क्या सिचुएशन थी, हमारा पहला कैपिटल कौन सा था, हमारा जो है पहला रेडियो स्टेशन कहाँ पे था। अब ये नहीं कोई भी देखेगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हमें competitive एग्जाम्स के अंदर शायद चीजों को यहाँ से मूव ऑन करने की जरूरत है। एक स्ट्रेटेजी को, रास्ते को बदलने की जरूरत है। और रास्ता यहाँ भी ये बदलोगे कि जब भी आप किसी एक चीज को पढ़ोगे तो उसे सर्च आउट करके उसको दूसरे उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी देखोगे। पाकिस्तान अफेयर्स है, आपके जो वन पेपर एग्जाम्स का सिलेबस होता है ना, इंग्लिश है। डेफिनेटली इंग्लिश की अहमियत से मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप जो है इंग्लिश में इस चीज को याद करने की कोशिश कर लें कि जी ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। अब ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, बाकी आपको ग्रामर कुछ भी नहीं आती है, इट इज गोइंग टू गिव यू द टफ टाइम, आप नहीं अपने नताइज तक पहुंच सकोगे। आप ये समझ लो कि उर्दू के अंदर जो है कुछ ऐसी चीजें, या इस्लामिक स्टडीज में आपने सिर्फ उनको सरफेस लेवल पे पढ़ा है, सतही लेवल पे पढ़ा है, वो आपको हेल्प आउट नहीं करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है तो फिर हम करें क्या? क्या मार्केट के अंदर कोई बुक है वो मैंने बताई वो काम नहीं करेंगी? हमने करना क्या है, और मार्केट के अंदर जो बुक्स हैं उनको किस तरह से फॉलो करें, क्या करें हम कि हम जो है वो पास करें, वो हमें पास भी तो करना है। अब इसके लिए तरीकेकार ये है
कि जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, जो टॉपिक बताया जाता है, अपने सामने नोटबुक रखोगे और वो टॉपिक आज से ऑनवर्ड्स तो जो मैं वैसे ही करवा रहा हूँ जिस तरह से हमारे पास बैकग्राउंड में लिखा हुआ है आइडियोलॉजी, तो आइडियोलॉजी के मुतालिक जितनी चीजें मैं कहानी की तरह बताने की कोशिश करूंगा। अब आप क्या करोगे, क्लास एंड पे इस आइडियोलॉजी के टॉपिक को लिखोगे जाके गूगल में, और आइडियोलॉजी रिलेटेड एमसीक्यू सिर्फ नहीं लिखोगे, ये गलती पता है क्या है, आप ये लिखते हो कि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज लिख देते हो। अब होता क्या है कि वो एमसीक्यूज या तो वो उठा ले तो आपकी किस्मत है कि आपको पता चल गया और आपका वो आ गया, लेकिन फिर इंटरव्यू के चेक पे जाके आप रुक जाओगे। आप ये करोगे कि आप इससे रेलिवेंट डाटा जो है, डिटेल्स हैं, कम से कम एक आर्टिकल पढ़ने की कोशिश करोगे। अब ये आइडियोलॉजी ऑफ द पाकिस्तान, चाहे आप जो है लिटरेसी मोबिलाइजर पे चले जाओ, चाहे आप जो है इंटेलिजेंस ऑफिसर पे चले जाओ, चाहे आप एफआईए में चले जाओ, चाहे आप जो है वो आईबी में चले जाओ, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान तो तब्दील नहीं होगी। आप इसके अलावा जो है जो भी क्वेश्चंस हैं, एक दफा मेहनत करनी पड़ेगी, एक दफा वर्क हार्ड करना पड़ेगा, और ये जो वर्क हार्ड है, इट इज गोइंग टू सपोर्ट यू थ्रू आउट योर लाइफ। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। एक दफा अगर मेहनत करोगे, एक दफा चीजों को समझ लोगे तो आसान रहेगा, और काफी आसान रहेगा। दूसरी चीज, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जब हमारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो इन टॉपिक्स को तैयार करते हैं, अगर किसी ने लिखा पाकिस्तान अफेयर्स है, अब वो समझते हैं कि पाकिस्तान अफेयर का मतलब वो है कि जो पाकिस्तान अफेयर पाकिस्तान से रिलेटेड है, यानी कि 1947 है। अब वो नहीं देखेंगे कि पाकिस्तान अफेयर में रिलेशन ईरान से कैसे थे, टर्की से कैसे हैं, इंडिया से कैसे हैं। और पाकिस्तान अफेयर में एग्जामिनर एक बड़ा इनजस्टिस करता है, ये मेरा वैसे बड़ा पुराना गिला शिकवा है कमीशन से। और वो ये है कि पाकिस्तान अफेयर में होना तो क्वेश्चन पाकिस्तान से चाहिए, लेकिन वो शुरू करता है कहीं जाके पीछे मोहम्मद बिन कासिम से, वो शुरू करता है कहीं गजनवी और गौरी डेस्टिनीज के साथ, वो शुरू करता है स्लेव डेस्टिनी से, वो बात करता है खिलजी डेस्टिनी पे, वो बात करता है सदात डेस्टिनी पे, तुगलक डेस्टिनी पे, वो आता है लोदी पे, मुगल्स पे, फिर कहीं आके वो बात करता है आपके साथ ये अकबर पे और तमाम चीजों से कहानी को शुरू करता है, और फिर वो प्रेजेंट एज तक लेके आता है। अब हमारे एस्पिरेंट्स जो हैं जिन्होंने पाकिस्तान अफेयर का मतलब पाकिस्तान अफेयर ही समझा होता है, वो नतीजतन ये नंबर भी खो देते हैं। हम करेंगे क्या, हम 3 टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे और हम पाकिस्तान अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, और मैं एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से इन तीनों को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करूंगा, वन पेपर एग्जाम्स अगर आप चाहते हैं कि आप उन्हें इजीली क्रैक करो, और वन पेपर एग्जाम्स में बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आपके पास वो होते हैं जिसमें नंबर 1 पे आपके पास एफआईए का असिस्टेंट डायरेक्टर आ जाता है, आईबी आ जाता है, इंटेलिजेंस पुलिस जिसकी जॉब्स आई भी हुई हैं, पीपीएससी के एडवर्टीजमेंट नंबर 32 में, वगैरह वगैरह जितने भी वन पेपर्स हैं, ये जिनको मैंने इंपॉर्टेंट बताया, ये जरा पावरफुल पोस्ट होती हैं, बाकी नॉर्मली जो है वो सैलरीज और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं। इन तमाम के लिए अपना जो रजिस्टर जो भी फॉलो करोगे उसको एक ही दफा बनाओगे, एक ही दफा मेंटेन करोगे, एक ही दफा लेके चलोगे, उसके साथ जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स कभी चेंज नहीं होंगी। जब अगर कहीं पे देख लिया यूएन के बारे में कोई डिटेल्स आई, अब यूएन को गूगल पे लिखा, उसके मुतालिक जितनी डिटेल्स आती हैं वो लिखें, इसके यूएन क्या है, कब कंस्ट्रक्ट हुआ, क्या डिटेल्स हैं, वगैरह वगैरह इन चीजों को। बाकी क्या क्या देखना है, किस किस तरह से करना है, आइए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक कहानी सुनाऊंगा आपको, और आपको पता है कि कहानी सुनना वैसे भी आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उस कहानी के अंदर कुछ वर्ड्स होंगे, वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे। अब मैं उन्हें आपकी आसानी के लिए जो है वो यहाँ पे लिखता भी जाऊंगा। अब करना आपने ये है कि आपने वो जो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं बोलूंगा, बेसिकली वो आपके पिछले पेपर से लिए गए क्वेश्चंस है। पहला टॉपिक जिसके ऊपर मैं बात करूंगा वो है जी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के मुतालिक ये कहानी के अंदर जहां जहां पे मैं जो जो चीज आपके सामने स्क्रीन पे लिखता चला जाऊंगा, इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन आपके सामने है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि आइडियोलॉजी का लफ्ज जो है वो एक फ्रांसीसी या हमारे पास फ्रेंच जुबान से लिया गया। अब आप मुझे बताएंगे इसमें नोट करने वाली बात कौन सी जो आप नोट करेंगे, रिहर्सल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे कि आइडियोलॉजी का वर्ड जो है वो इसमें फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया। आप 2 वर्ड सिर्फ नोट करेंगे और बाद में आप चाहें तो इसको नोट्स बना सकते हैं। क्लास के दौरान तो आप डेफिनेटली जो है वो करेंगे। अब फिर मैं ये कहता हूँ कि इसका मतलब जो है वो साइंस ऑफ आइडियाज होता है। तो अब मेरा ख्याल है कि आप इसको भी नोट कर लेंगे। मैं आपकी आसानी के लिए कुछ वर्ड्स को यहाँ पे भी लिखता चला जाऊंगा।
अच्छा जी, आइडियोलॉजी का जो लफ्ज़ है, इसका ओरिजिन समझने की कोशिश करते हैं। हमारे 3 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, उसमें से पहला आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है। सो पाकिस्तान अफेयर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। इसका मतलब जो है इस वर्ड का होता है, वो होता है जी साइंस ऑफ आइडियाज़ जो है वो, ठीक है? जी, एक्सीलेंट आपने बहुत अच्छा लिखा था इबा, प्राउड ऑफ यू। अब हर मुल्क की एक आइडियोलॉजी होती है, साइंस ऑफ आइडियाज़ होते हैं, पाकिस्तान की भी वो कोई आइडियोलॉजी होगी। पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो बेस्ड है इस्लाम के ऊपर। अब आइडियोलॉजी होती क्या है? आइडियोलॉजी मैंने बताया साइंस ऑफ आइडियाज़ हैं। एक जैसे लोग ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी, ताकि आपको इंटरव्यू में भी चीज़ें एक्सप्लेन करने को पड़े। लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो एक जैसी हिस्ट्री को शेयर करते हैं, कल्चर को शेयर करते हैं, जब वो मिल जाते हैं, सेम आइडियोलॉजी वाले लोग मिलके एक नेशन बना देते हैं। यहाँ तक समझ में आया मेथड का कि नेशन की डेफिनेशन भी पता चल गई? कैसा है? थोड़ा तेज हूँ तो बता दीजिएगा, मैं आहिस्ता हो जाऊँगा। क्लियर? कोई 2-3 लोग मुझे कंफर्म कर दें अगर समझ में आ रहा है तो, ताकि मैं आपको ऑन बोर्ड ले सकूँ। कहीं पे कोई इश्यू हुआ तो वो भी बताया जा सकता है। ओके, ओके क्लियर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके जी, अब हम जो हैं स्लोली स्लोली, अच्छा जी, अब पाकिस्तान की क्रिएशन के पीछे जो फोर्स सबसे ज़्यादा कारामद रही है, वो है जी इस्लामिक आइडियोलॉजी। वो इस्लामिक आइडियोलॉजी है। मैं आपके सामने सब वही वर्ड लिखूँगा जो एक्सपेक्टेड है एमसीक्यूज़ और जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? नहीं, रिलिजन नहीं रहा जी, आइडियोलॉजी रही थी, ठीक है? आइडियोलॉजी रही है, रिलिजन जो है वो एक और चीज़ है, आइडियोलॉजी हमारे पास एक और चीज़ है, ठीक है? रिलिजन और आइडियोलॉजी में मैंने इसे लिखा इस्लामिक आइडियोलॉजी। अच्छा जी, पाकिस्तान तब वजूद में आया था जब मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था कि जिस दिन पहला मुसलमान जो है उसने सब कॉन्टिनेंट में अपना कदम रखा था, वो पाकिस्तान तब वजूद में आया था। ये बात मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखी, जो कि कायदे आजम के तौर पर, और ये कोट हम जो है वो कभी नहीं भूलेंगे। ये हमें कुछ आइडियोलॉजी के बारे में थोड़ी थोड़ी सी चीजें समझ में आना शुरू हो गई। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात तब कही थी जब वो खिताब कर रहे थे पंजाब स्टूडेंट फेडरेशन से। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। जब वो पंजाब स्टूडेंट फेडरेशन से खिताब कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात कही थी। अभी तक हम आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, इसको सही मानों में, स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स को इग्नोर कीजिएगा जी। पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इसको पॉलिटिकल रियलिटी में ट्रांसलेट किया गया था 1930 में। 1930 में हमारी जो हमारी आइडियोलॉजी थी उसको, हाँ, एक एक ख्वाब जो था उसको हकीकत में देखा था, हकीकत में ढालने की कोशिश की गई थी। बता सकते हैं ये ख्वाब किसने देखा था? ये ख्वाब किसने देखा था? बचपन से सुनते आए हैं आप, ख्वाब था इकबाल का, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। अच्छा जी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने आपने ये ख्वाब जो है, जो उन्होंने बताया था, एक जगह जिसमें उन्होंने इलाहाबाद के अंदर जो है, जो एड्रेस उन्होंने दिया था, ये इलाहाबाद के एड्रेस के अंदर उन्होंने ये बात कही थी। हमें ये भी पता चल गया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने का ये जो खिताब था, ये बड़ा ज़बरदस्त था। अब जो आइडियोलॉजी है हमारी पाकिस्तान की, वो इस्लाम के ऊपर है, इस्लामिक आइडियोलॉजी है। अब ये जो आइडियोलॉजी है, इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल, इसका ये जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है इसका, वो है जी तौहीद। तो अगर आपसे पूछा जाता है आइडियोलॉजी का फंडामेंटल प्रिंसिपल, वो तौहीद है। हमें ये भी याद हो गया। हिंदू मुस्लिम जो हैं, इकबाल ने तो ये आइडियोलॉजी दी, लेकिन हिंदू मुस्लिम दोनों अलग हैं, इनका कल्चर अलग है, सब कुछ अलग है। ये एक टू नेशन थ्योरी है। इसको सबसे पहले एडवोकेट किया था, इसकी सबसे पहले हमायत की थी सर सैयद अहमद खान। अब हमारे पास एक नया करेक्टर आ गया, सर सैयद अहमद खान ने इस आइडियोलॉजी की हमायत की थी। अब आगे चलते हैं। मुसलमानों ने इस आइडियोलॉजी की बिना पे अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट,
कि हम जो है अपने वोट अलहदा कॉस्ट करेंगे। अब ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट थी, इनकी डिमांड जो है मुसलमानों की मानी गई थी 1919 में एक एक्ट के जरिए, ठीक है। उसको जो है हम एक्ट ऑफ 1919 कहते हैं, ये भी हमें याद हो गया। आगे चलते हैं। अब जो है हमारे पास सारी की सारी चीजें जो हैं वो क्लियर होती चली जा रही हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये वाहिद पर्सनालिटी थी, जब आइडियोलॉजी दी गई इस्लामिक आइडियोलॉजी, तब भी इनको समझा जाता था कि ये एम्बेसडर हैं। एम्बेसडर है किसके? हिंदू मुस्लिम यूनिटी के, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। आई एम श्योर कि आपने ये जितने क्वेश्चंस हैं वो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, इनमें से बहुत से पेपर्स में देखे होंगे। इज इट सो? जो प्रीवियस पेपर्स हैं ये एक फॉर्म में जब हम चल रहे हैं तो आपने बहुत से क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर में देखे होंगे, जो अभी तक आपने देखे हैं कंपेटिटिव एग्जाम्स के। तो बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इन्हीं में से आए होंगे। इन क्लासेस के बाद इंशाल्लाह आपका वन पेपर जो है वो फेल नहीं होगा, अगर आप ढंग से जो है वो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उनको आप कर रहे हो। आई एम रियली सॉरी, आई एम फीलिंग डाउन टुडे। तो थोड़ा सा ये कफ एंड ऑल द थिंग्स को बियर कीजिएगा। आगे चलते हैं जी। एम्बेसडर उनको कहा जाता है। मोहम्मद इकबाल ने 1930 के अंदर जो है ये खिताब किया था, और इसीलिए उन्हें मुसव्विर पाकिस्तान कहते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है जो इस्लाम पे बेस्ड है। अब ये आइडियोलॉजी के मतलब ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि एस सी सेपरेट इलेक्टोरेट, SEPARATE सेपरेट इलेक्टोरेट, ELECTORATE सेपरेट इलेक्टोरेट। अब जो है हमारे पास आइडियोलॉजी के मुतालिक कहानी यहाँ तक कंप्लीट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, रिवाइज करना है तो एक दफा इसको कुछ सेकंड्स के लिए रिवाइज कर लीजिए। अब हम जो है यहाँ से मूव ऑन करेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास अब एक पिक्चर आ गई है। हमारे पास बैकग्राउंड में एक पिक्चर देखने को मिल रही है। एक रैंडम सा गेस करें कौन सी हो सकती है ये पिक्चर, किसकी हो सकती है? इस्लाम सबसे पहले लेके आए थे, ये कहा जाता है, कुछ जैसा ही कहा जाता है इनके बारे में। रैंडम गेस करें कौन हो सकता है ये? एक्सीलेंट, मोहम्मद बिन कासिम हो सकते हैं ये। जी हाँ, ये मोहम्मद बिन कासिम है। अब हम जो है वो कुछ समझने की कोशिश करते हैं, चलिए आगे चलते हैं। इस्लाम इस्लाम जो है सब कॉन्टिनेंट में वो अरब ट्रेडर्स यानी कि ताजिरों के जरिए आया था, हमने ये पढ़ा था। ये ताजिर सबसे पहले आए थे साउदर्न इंडिया की तरफ, ये कभी नहीं भूलना, साउदर्न इंडिया की तरफ आए थे। कहानी में ये याद रखिएगा। साउदर्न इंडिया उन दिनों और आज भी जो है वो मुश्तमिल था कुछ जजीरों पर, जिनमें आपके पास जो है वो मालदीव उन दिनों पे था, अब तो मालदीव है, मालदीव था, साइलोन था यानी कि आजकल श्रीलंका है, और इसके अलावा गुजरात, गुजरात की रियासत थी। तो ये जो है ये गुजरात लाजमी नहीं है वही हो, मुमकिन है कुछ मुख्तलिफ हो। तो हमारे पास अरब ट्रेडर्स जो हैं वो साउदर्न इंडिया की तरफ आए थे। श्रीलंका का नाम उन दिनों में साइलोन था, CEYLON, ये पुराना नाम है, ये ना भूलिएगा। अब कहानी ये हुई कि साइलोन साइलोन के अंदर जो है, साइलोन के अंदर एक बादशाह होता था। अच्छा नीचे कर लेते हैं। साइलोन का जो बादशाह था उसने क्या किया, उसने कुछ तोहफे भेजे। साइलोन के बादशाह ने कुछ गिफ्ट भेजे, जहाज के जरिए भेजे। गिफ्ट भी थे, कुछ बच्चे भी थे, कुछ बेवा औरतें भी थी, वो भेजे उसने जो है। लेकिन ये जो था ये साइलोन यानी कि श्रीलंका से दमिश्क की तरफ ये जहाज जो है वो जा रहा था। तो इसको कभी नहीं भूलेंगे, श्रीलंका से दमिश्क की तरफ जा रहा था। अब इस जहाज के अंदर एक बाअसर खातून थी और उसका नाम नाहिद था। ये नाहिद नामी खातून थी। नहीद नामी खातून जो है वो ट्रैवल कर रही थी। नहीद का जो जो जहाज था, इसको सिंध के मुकाम पे, सिंध के साहिल के ऊपर जो है इस पर हमला किया गया, अटैक किया गया। अब जो है अटैक करने वाले पायरेट्स थे, जो रोबर्स होते हैं, डाकू होते हैं, और उन्होंने जिस मुकाम पे इसको रोक किया वो दिबल का मुकाम था, जो है जहां पे इस पर अटैक किया गया।
अब सिंध का उन दिनों जो राजा था, रूलर था, जो बादशाह था, वो राजा दाहिर था। ये स्टोरी आपको बचपन से आती है, इसलिए इस पे ज्यादा टाइम नहीं मैं स्पेंड करूंगा। अब जो है वो राजा दाहिर था। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो स्टोरी आप सबको पता है। राजा दाहिर था। ये सारी की सारी स्टोरी अब एक तरफ रख लीजिएगा। अब ये सारी स्टोरी एक तरफ रख दीजिएगा, वक्ती तौर पर 5 सेकंड्स के लिए इसको भूल जाइए। राजा दाहिर सिंध पे हुकूमत करता था, तो मुसलमानों की में किसकी हुकूमत थी? इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, याद रखिएगा। उमैया डेंसिटी थी, उमैया खानदान की हुकूमत चल रही थी मुस्लिम की तरफ जो है वो। ठीक है, मुस्लिम्स की तरफ उमैया जो डेंसिटी थी, हमारे पास डेंसिटी थी। ठीक है, उमैया डेंसिटी के अंदर जो पर्सन, अभी उमैया डेंसिटी का मतलब ये नहीं था कि उमैया खानदान था, लेकिन अभी जो खलीफा था उस वक्त जो है, उसका नाम था वलीद बिन अब्दुल मलिक। कहानी यहां तक समझ में आई कि उमैया डायनेस्टी का जो उस वक्त जो है हमारे पास कैलिफ था, खलीफा था, उसका नाम वलीद बिन अब्दुल मलिक था, कासिम के चचा। हाँ। अब जी नहीद ने, अब उमैया डायनेस्टी के अंदर हमारे पास हर इलाके के गवर्नर होते हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, हज्जाज बिन यूसुफ को कहा, नहीद ने मदद के लिए पुकारा। हज्जाज बिन यूसुफ कौन थे? अब ये भी एमसीक्यूज आपके पास आ गया। हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो गवर्नर थे इराक के। ठीक है जी, इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को कहा। हज्जाज बिन यूसुफ ने इस खत को पढ़ा और वो उन्होंने डिमांड की राजा दाहिर से कि इनको कंपनसेट किया जाए। राजा दाहिर से उसने कहा कि देखो, जो हुआ वो हुआ। अब जो है इसको हमें कंपनसेट करो, इसका जो है वो जितना भी तुमने लूटा वो भी इनसे लेके दो, क्योंकि तुम्हारा एरिया था। लेकिन राजा ने कह दिया कि भाई मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, और मैं बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा। अब हज्जाज बिन यूसुफ ने जो पहला बंदा भेजा, उसका क्या नाम था? एरोप्लेन नहीं, शिप था ये जैनब। एरोप्लेन नहीं था, ये शिप था। और राजा दाहिर के सिंध में पायरेट्स ने, चोरों ने, डाकुओं ने इसको लूटा, लेकिन जुरिस्डिक्शन जो है वो राजा दाहिर की थी। अब आपको क्या लगता है, हजाज बिन यूसुफ ने किसको भेजा होगा इसके लिए, राजा दाहिर के लिए? एनी गेस? जिन जिन को लगता है कि कासिम को, मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था, उन्हें गलत लगता है। और यहीं से शायद आपके जो जवाब हैं उनकी तस्वीर शुरू होती है। अब्दुल्ला बिन हिनयान को भेजा गया था पहले। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि अब्दुल्ला बिन हनियान जो है, इन्हें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम भेजा गया था। अब्दुल्ला बिन हयान को शिकस्त हुई, इनफैक्ट इनकी डेथ हो गई। ये अ, कत्ल हो गए हिंदुओं के हाथों। अब जो है वो मोहम्मद बिन कासिम को दूसरी दफा भेजा गया। दूसरा जो पर्सन था वो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सन इन लॉ था, दामाद था हज्जाज बिन यूसुफ का, जो कि गवर्नर का, जो इराक का गवर्नर था। अब मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आया था 12,000 पीपल के साथ, 12,000 जो है वो मैन के साथ आया था। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सब कॉन्टिनेंट में बरसगीर पाको हिंद में जिस साल में दाखिल हुआ था वो 712 ईयर था। ठीक है, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम बरसगीर पाको हिंद में जिस जगह से आया था, वो हमारे पास जिस जगह पर आया था उस पॉइंट का नाम हमारे पास इंडस वैली है। वो इंडस वैली की तरफ आया, और इंडस वैली में वो किसकी तरफ, नॉर्थ की डायरेक्शन में मुल्तान की तरफ आया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो मोहम्मद बिन कासिम की एस्टिमेटेड लोकेशन है। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध में अटैक किया, कहा जाता है उसकी उम्र जो है वो 17 साल थी, ये बचपन से आप पढ़ते सुनते आए हैं, और 12,000 लोग थे। मोहम्मद बिन कासिम जो है, इसकी राजा दाहिर के साथ जो लड़ाई थी वो 28 अक्टूबर 712 में हुई थी। अब ये कभी नहीं भूलोगे आप, जो है वो 28 अक्टूबर 712 में। अच्छा, अगर ये अभी चीजें आसान है करना, जब मैंने बताया 28 अक्टूबर 712 है, वैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखें तो ये थोड़ी मुश्किल नहीं लगती हैं चीजें? कहानी से जब हम बाहर निकलते हैं तो थोड़ा मुश्किल नहीं लगता इन सबको याद करना? साउदर्न इंडिया, मालदीव, दमिश्क, ये सारी की सारी चीजें। तो आपको समझ आ रही है जो अभी तक मैं डिस्कस कर रहा हूँ? अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और मोहम्मद बिन कासिम जहां तक डिस्कस किया, समझ में आया या नहीं समझ में आया?
जिसको समझ में नहीं आया उसको राजा दाहिर के जहाज पे बिठा देंगे। राजा दाहिर जो है वो उसने देखें वो लड़ाई ले ली लेकिन उसने बंदे नहीं वापस भेजे। अच्छा चलें अब हम आगे चलते हैं। ये जंग कोई एक दिन की जंग नहीं थी, याद रखिएगा ये जंग 6 दिन चली थी। और 6 दिन जो है बल्कि छठे दिन जो है वो जंग के मुकाम पे राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के दौरान दाहिर मारा गया था, दाहिर को कत्ल कर दिया गया था। अब ये जो जगह जिस जगह पे ये जंग लड़ी थी उस जगह को हम पहली बात तो वो प्रोविंस हमारे पास आज पाकिस्तान का हिस्सा है वो सिंध है, लेकिन जगह को अलोर कहा जाता है, ALOR अलोर कहा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने अलोर को तो फतह कर ही लिया राजा दाहिर को कत्ल करने के बाद, लेकिन उसके बाद जो है इसने एक अगला इलाका भी फतह किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। ये है ब्राह्मण आबाद, BERHAMN ब्राह्मण आबाद। ब्राह्मण बेसिकली इनकी कास्ट है हिंदुओं की, ब्राह्मण जो है ब्राह्मण आबाद ये पहली कास्ट जो उस उन्होंने एक बड़ी फेमस सिटी थी। इनफैक्ट आगे चल के हम देखेंगे कि ये कैपिटल भी है किसी जगह का, वो कौन सी है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। ब्राह्मणाबाद को पता किया और उसके बाद मुल्तान को पता किया। तो इन सीक्वेंस अगर हम देखें सेम में अलोर को, ब्राह्मणाबाद को और मुल्तान को उसने फतह किया। जहां तक तो ठीक है। राजा दाहिर अकेला तो काम कर नहीं सकता था। राजा दाहिर का एक वजीर था जो बड़ा तेज था, बड़ा चालाक था, उसका नाम सस्सी सागे था। ये वो वाली सस्सी नहीं थी जिसने शायद अपने पुन्नू के लिए जान दी थी, क्योंकि इसने अपनी जान नहीं दी थी। सस्सी वजीर था राजा दाहिर का। तो ये वही जालिम वजीर था जिसने क्या किया था कि जब राजा दाहिर को कत्ल किया गया था तो जितनी खवातीन थी और जितनी चीजें थी, पायरेट्स थे, उन तमाम के तमाम जो हैं वो उनको पहले तो ये देने से इनकार करता रहा, लेकिन से रिकवर कर लिया गया। अब आगे चलते हैं। राजा दाहिर जो है उसकी एक अदद बीवी थी। अब उसकी जो बीवी है उसके साथ 15,000 ट्रूप्स है। सो 15,000 ट्रूप्स है। सिख थे और सिख जो हैं वो अपनी ब्रेवरी के लिहाज से बड़े फेमस हैं। आप सबने वो सिद्धू मूसेवाला सुना होगा। सिद्धू मूसेवाले का एक सॉन्ग है पानी नहीं देंदे, इफ यू आर पंजाबी तो आपको बड़ा जबरदस्त है वो। अब उसमें मैं ये रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ अगर आप सुन सकें तो, उसमें उसने बड़ा डट के कहा हुआ है कि इंडियन स्टेट्स हमें पानी नहीं देती हैं तो ये भूल जाएं कि हम छोड़ेंगे, हमने तो इंदिरा गांधी को मारा था जो प्राइम मिनिस्टर थी, तो हम तुम्हें भी कत्ल कर देंगे कि तुम लोगों ने अगर हमारे हक नहीं दिया। और वो बाद में खुद भी मर गया बेचारा। तो ये जो सिख होते हैं ये बड़ी पावरफुल कौम होते हैं, भूलते नहीं है, इनका सबसे बड़ी बात ये है। तो राजा दाहिर की जो बीवी थी उसने क्या किया, उसने सारे के सारे 15,000 ट्रूप्स को लिया और उनको लेके एक किले के अंदर चले गई। उस किले का नाम जो है वो रावर था। ठीक है जी, RAWAR रावर। ये जितनी चीजें मैंने आपके सामने लिखी हैं 15,000 जो हैं वो सिपाही थे, ट्रूप्स थे। ठीक है, वो ट्रूप्स हैं जो कि उसने अपने साथ लिए थे मरियम। अच्छा जी, रावर पे चले गए। अब जो है मोहम्मद बिन कासिम जो हैं और बाकी चीजें जो हैं वो डिटेल्स वो तो हम देखेंगे, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी पे हम शायद यहीं तक रुकेंगे। आगे क्या हुआ खुद पढ़ेंगे। अच्छा जी, कहानी में एक ट्विस्ट आता है, थोड़ा सा वापस आते हैं। मोहम्मद बिन कासिम को अंदरूनी साजिशें, हम मुसलमानों के साथ एक प्रॉब्लम शुरू से रही कि जो भी काम करता है ढंग का काम करता है उसे उसके साथ हम क्या करते हैं, ये आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ ही देख लिया होगा। मोहम्मद बिन कासिम भी आपसी साजिशों का शिकार होते हुए 20 ईयर्स में 20 साल की उम्र में उन्हें कत्ल कर दिया गया। और मोहम्मद बिन कासिम का दौर ही था कि जिसमें सिंध फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस्लामिक लर्निंग इरा के तौर पर जाना जाता था। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो सिंध के अंदर इस्लामिक लर्निंग इरा का नाम सामने आता है वो मोहम्मद बिन कासिम के मरहूने में नतब। और दुनिया में जो पहली कौम थी जिसने इंडिया को इन्वेट किया वो हमारे पास अरब है, यानी अरब हमारे पास वो पहली कौम है जिन्होंने इंडिया को इन्वेट किया। राजा दाहिर के कैपिटल सिटी का नाम जो है वो ब्रह्मनाबाद था जो हमने पहले डिस्कस किया। सो राजा दाहिर का जो कैपिटल था, जो उसने अपनी इलाका था उसका जो सिंध का, और उसमें जितना उसने इलाका के कवर किया हुआ था, ब्रह्मनाबाद जो है वो उसका कैपिटल सिटी था। राजा दाहिर की बीवी ने खुद को जो है जब उसने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम के सिपाही जो है वो करीब आ गए हैं, खुद को आग लगा ली थी। मैंने बताया था कि ये लोग काफी जो है वो ब्रेव होते हैं। और इसका नाम रानी बाई था, अभी तक मैंने नहीं बताया, तो अब ये नाम भी आपको पता चल गया, रानी बाई था और इसने खुद को आग लगा दी। राजा दाहिर का एक बेटा भी था।
एक बेटा था और उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। एक बेटा जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था, उसका नाम जय सिंह था। तो इस्लाम कबूल करने के बाद क्या नाम था, ये आप उसको फाइंड आउट कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। मोहम्मद बिन कासिम जो है, उसने जब ब्रह्मनाबाद को देखा तो एक अपनी सिटी भी सिंध के अंदर जो है वो दी, जिसमें वो इस्लाम का बोलबाला कर सकता। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के अंदर जो सिटी बनाई थी, उसका नाम मंसूरा, यानी कि मंसूर से मंसूरा है। तो क्या यहाँ तक जो है वो चीजें क्लियर हैं? क्योंकि मैं स्क्रीन साफ करूंगा, अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? इज इट फाइन? शुड आई प्रोसीड फर्दर? मंसूरा जो है वो सिटी थी जो मोहम्मद बिन कासिम ने बनाई थी, जो इन्होंने बनाई थी, ये मोहम्मद बिन कासिम ने। क्लियर है जी? मूव ऑन करें। नेम तो क्लियर है, बस बाकियों को नहीं है। आई एम नॉट हैविंग द आंसर्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच फॉर टाइपिंग। ओके जी, अब हम आगे चलते हैं। जो अब मोहम्मद बिन कासिम से अगला हमारा जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो है तकरीबन 4000 जो हैं वो अरब जो हैं, 4000 अरब ये पहली दफा सेटल हुए सिंध के अंदर। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाने वाला जो जो खलीफा था उसके बाद, पहले कौन सा खलीफा था जिस दौर में जो है वो मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया था, उसका क्या नाम था? हाँ, नोट्स बना रहे हैं आप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दैट्स फाइन। मोहम्मद बिन कासिम का जो जिस दौर में भेजा गया था, तब खलीफा का क्या नाम था? वलीद था। वेरी गुड आमना, वलीद था। अभी जो इसको वापस बुलाने वाला खलीफा है उसका नाम है सलमान बिन अब्दुल मुल्क। ठीक है जी। सो सलमान बिन अब्दुल मुल्क ने इसको वापस बुला लिया। अब की दफा जब इन्हें वापस बुला लिया गया तो जाने से पहले सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है, ये कभी ना भूलिएगा। सिंध को बाबुल इस्लाम, क्योंकि इस्लाम यहाँ से पहले पाकिस्तान के अंदर, आप किस किस को पता है कि हम पाकिस्तान के अंदर भी बाबुल इस्लाम डे सेलिब्रेट किया जाता है? बहुत सी किताबों में लिखा हुआ है जुलाई 24 जो है वो इसका आंसर है, लेकिन ये गलत है। अगर पेपर में उसने कोई और ऑप्शन ना दिया, जुलाई 24 दे दिया, तो आप भी आंखें बंद करके इस पे लगा देना और देख लेना कि आपके पीपीएससी के एग्जामिनर ने कहीं से किसी वेबसाइट से उठा लिया और उसको नहीं पता। लेकिन बाबुल इस्लाम डे सेलिब्रेट किया जाता है 10th ऑफ रमदान को। ठीक है, बाबुल इस्लाम डे ये क्या होती है, इसकी हिस्ट्री को विकिपीडिया पे पढ़ना, जरा पता चल जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने जो फतह किया था सिंध को, वो उमैया डेंसिटी के दौर में किया था। कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे अरब, सबके सब अरब ने कितनी देर सिंध के ऊपर हुकूमत की? 282 सालों तक जो है ये सिंध के ऊपर हुकूमत करता रहा। अगर हम बात करें कि सिंध जो है उमैया डेंसिटी, स्पेसिफिकली उमैया ने कितनी देर की थी, तो जी उमैया डेंसिटी ने, उमैया के लोगों ने इसके ऊपर जो है तकरीबन 39 साल, 39 ईयर्स जो है वो इसके ऊपर हुकूमत, 39 ईयर्स उन्होंने रूल किया। अब आगे चलते हैं। एक चीज हमें और समझ में आती है कि पाकिस्तान का एंशियंट सिटी जो सबसे कदीम तरीन शहर है, अगर हम देखें तो अभी तक हमें मुल्तान नमक समझ में आता है, मुल्तान है। सो मोहम्मद बिन कासिम ने दिबेल को भी फतेह किया, लेकिन दिबेल को फतेह करने के बाद जहां पे वो पायरेट्स और सब कुछ होते थे, मोहम्मद बिन कासिम ने दो सिटीज और भी फतेह किए थे। अगर ये पूछा जाए कि दिबेल से पहले कौन कौन से वाले सिटीज थे जो मोहम्मद बिन कासिम ने फतेह किए थे, तो नाम याद रखेंगे कि नारोन, NARWN, नारोन प्लस सेवी, ये हिंदी का वर्ड है, SA, सेवी सितम, सेवी सितम, ये फतेह किए। अगर मैं इसको एक सीक्वेंस से लिखूं तो पहले हमारे पास नेरून आएगा, फिर सेविस्टम आएगा और फिर हमारे पास दिबेल आएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो चलेंगे। कब हुए थे? कब हुए थे? जब वो आया था उसके बाद ही हुए थे, आफ्टर 70, 720, 712 जो है वो आया था। 20 ईयर्स में उसकी जो है वो एज चली गई थी। तो रफली स्पीकिंग जो है, आप देख लीजिए कि 712 है, 22 और 32 से पहले पहले उसने किए होंगे। मुल्तान भी, जी जी मुल्तान भी किया था, लेकिन वो बाद में किया था, ये पहले जो हुए थे। अच्छा जी। अच्छा जी, दिबेल और जो हेलोर है ना, ये अभी सिंध के अंदर मौजूद है।
और ये एंशिएंट सिंध के अंदर जो दो, अगर सिंध के अंदर पूछा जाए कि एंशिएंट सिटीज जो हैं, वो सिंध इटसेल्फ है और अलोर है। ठीक है जी। मोहम्मद बिन कासिम को जो टॉर्चर किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया था ज़ैनब। जो टॉर्चर किया गया था मोहम्मद बिन कासिम को, वो इराक के अंदर किया गया था। इराक के अंदर मोहम्मद बिन कासिम को एक जेल के अंदर बंद करके, इसको जो है वो प्रिजन के अंदर बंद करके, इसको जो है वो टॉर्चर किया गया था। और उस वक्त दौर किसका था? वो सुलेमान का था। सुलेमान का दौर चल रहा था। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, क्यों किया था टॉर्चर? पॉलिटिकल आपस की साजिशें, और ये कि मोहम्मद बिन कासिम ने अच्छा काम नहीं किया। इल्जाम थे इसके ऊपर कि तुमने राजा दाहिर की बेटियों की इज्जतें तार तार की हैं। और राजा दाहिर की बेटियों ने जब इसको ये स्टोरी सुनाई जाती है, लेकिन जब इसको मार दिया गया तो उन्होंने बताया कि हमने इससे मोहम्मद बिन कासिम से अपने बाप के कत्ल का बदला लिया। ठीक है। तो हम कहा जा, एक तो ये स्टोरी है, दूसरी जो है वो ये स्टोरी है कि मोहम्मद बिन कासिम ने, जब देखें मोहम्मद बिन कासिम मुसलमानों के लिए हीरो हो सकते हैं, सिख के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए तो ये ऑब्वियसली उनके दुश्मन है ना। तो देयर आर लॉट मेनी पॉलिटिकल रीजंस। सो पॉलिटिकल रीजंस जो हैं वो इसके कत्ल के थे। सो हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन आमना? अब हमारे पास अब्बासी जो हैं, अब्बासियों ने तख्ता उल्टा था। अब्बासी खानदान ने उमैया डायनेस्टी का, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम आया था, उसका तख्ता उल्टा था। वो जो तख्ता उल्टा गया था, वो 750 के अंदर जो है वो उनको लूटा गया था। सॉरी, तख्ते को उल्टा गया था, उनको लूटा भी गया था। ठीक है जी। सो हमारे पास अब्बासी खानदान जो है, अब्बासी खानदान वो हुकूमत में आते हैं। वो कब हुकूमत में आते हैं? 750 में। यहाँ तक कहानी क्लियर है। हमारी क्लास खत्म होगी, उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करेंगे। कोई नया लिंक नहीं आएगा, फौरन से क्लिक कीजिएगा और हम ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, आपको मैं सबसे मजे की बात बताऊं, मोहम्मद बिन कासिम का असल नाम मोहम्मद बिन कासिम नहीं था। आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम का असल नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम का असल नाम अमादुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम उसका नाम नहीं था, अमादुद्दीन मोहम्मद था। और अमादुद्दीन मोहम्मद का भी एक दफा पूछते, ये मैं लिख देता हूँ अमादुद्दीन, ताकि जिन लोगों ने नहीं पता, अमादुद्दीन मोहम्मद। और इसका मतलब होता है पिलर ऑफ दीन। ठीक है, दीन का जो है वो पिलर होना, इमादुद्दीन उसे कहते हैं। ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम जो है, जो थोड़े से अरसे के लिए गवर्नर रहा था सिंध का, राजा दाहिर के कत्ल के बाद। मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो है वो यजीद बिन मोहलब जो है वो गवर्नर रहा था। ये एक अहम क्वेश्चन है कि जब थोड़े से अरसे के लिए मोहम्मद बिन कासिम रहा था, तो फिर यजीद बिन मोहलब जो है, ये इसने रिप्लेस किया था मोहम्मद बिन कासिम को। ठीक है जी। तो ये है हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम की बातें। आगे आते हैं, तो गजनवी और गौरी डेंसिटी को भी समझने की कोशिश करते हैं। उसी लिंक से क्लास को दोबारा ज्वाइन करते हैं और यहीं से आगे बढ़ते हैं। अलबत्ता यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोहम्मद बिन कासिम और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान हमने दोनों कवर कर लिए। जी जी, सीरत बताइए। क्लास खत्म होती है उसी लिंक से ज्वाइन करेंगे। सीरत में सर लिखा है, आप क्वेश्चन बता दें आप। चलिए दोबारा ज्वाइन करते हैं तो आपको क्वेश्चन लेते हैं। अब्बासी फैमिली ने कितना अर्सा किया था, इस पे हम बात करेंगे। अभी तो अब्बासी फैमिली को डिस्कस नहीं किया ना हमने। जैनब, उनकी भी बात करते